आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 2 बचपन, जो कि संस्मरण विधा में लेखिका कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया है, पढ़ रहे हैं। और आज आप मेरे साथ इस पाठ का भाग 2 पढ़ रहे हैं। भाग फर्स्ट आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने लेखिका की पोशाकें, लेखिका के चनाजोर गरम, लेखिका के शिमला के फल, इन सब बातों के बारे में पढ़ा। चलते हैं अपने भाग 2 की तरफ, देखते हैं क्या है। लेखिका और शिमला की यादें। बच्चों, लेखिका आपको शिमला लेकर चल ही रही है, आप उनके संस्मरण में शिमला की सैर कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे लेखिका की शिमला की कौन कौन सी यादें हैं। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, कमतर यानी कमज़ोर, उन्हें अच्छे नहीं लगते थे वहाँ के घोड़े, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हुष्ट पुष्ट और खूबसूरत। बच्चों, लेखिका के ननिहाल यानी नानी जी के यहाँ भी घोड़े पाए जाते थे, और जो घोड़े वहाँ पाए जाते थे वह उन्हें बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि वह बहुत हुष्ट पुष्ट यानी बहुत ही तंदुरुस्त थे और खूबसूरत यानी दिखने में भी अच्छे थे। उन घोड़ों के आगे उन्हें शिमला के घोड़े कमतर लगते थे। कमतर यानी बहुत ही कमज़ोर लगा करते थे, अच्छे नहीं लगा करते थे, और शिमला के घोड़ों का तो वह मजाक बनाया करते थे। उनकी बात फिर कभी, लेखिका अपनी नानी जी के घोड़ों की बात कर रही है, लेकिन कह रही है उनकी बात हम फिर कभी करेंगे, क्योंकि अभी तो हम शिमला की बात कर रहे हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। बच्चों, यह जाखू का पहाड़ क्या है? जाखू का पहाड़ शिमला का एक प्रसिद्ध पहाड़ है, जिस पर कि हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। गूंज यानी शोर। लगता इसके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे। मुखड़े गहराना यानी अंधेरा होना, और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, यानी जैसे ही अंधेरा होने लगा वैसे लाइटें जल उठी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, यानी जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे ही शिमला बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि अंधेरा होता है तो लाइटें जलने लगती है, लाइट जलने के साथ ही रिज पर रौनक बढ़ जाती है और मॉल रोड पर बहुत ही चमक आ जाती है। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल यानी शोर, और जो स्कैंडल पॉइंट है वहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है तो वहाँ पर शोर उत्पन्न हो जाता है, वह शोर बहुत अच्छा लगता है। सर्वर, बच्चों देखो यह नाम वापस आया है। क्या इस नाम के लिए लेखिका ने कोई संबोधन यूज़ किया है? नहीं किया है। देखते हैं आगे। सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ है। लेखिका हमें एक विशेष बात बता रही है, एक ऐसी दुकान के बारे में बता रही है जिससे वो बहुत प्रभावित थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, यानी लेखिका ने हमें जिस ट्रेन के बारे में बताया है वह पिछली सदी की सबसे तेज़ रफ्तार वाली ट्रेन थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। देखो, लेखिका हमें यह बता रही है कि उन्हें हवाई जहाज़ कभी कभी देखने को मिलते थे।
कभी कभी क्यों देखने को मिलते थे? बच्चों, लेखिका का जन्म 1925 में हुआ था और आप जो शिमला पढ़ रहे हैं, जिस शिमला के बारे में लेखिका बात कर रही है, वह 1935 से 40 के आसपास का शिमला है, यानी लेखिका के बचपन का। उस समय बहुत अधिक हवाई जहाज़ नहीं हुआ करते थे, इसलिए बहुत ही कम देखने को मिला करते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। जब लेखिका दिल्ली में रहती और दिल्ली में उनके घर की छत के ऊपर से हवाई जहाज़ निकलता, तब बच्चे उन्हें देखने के लिए घर से बाहर दौड़ा करते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। और जब वो बच्चे बाहर आते तब उन्हें क्या दिखता कि एक भारी भरकम पक्षी कुछ इस तरह का अपने पंख फैलाकर उड़ा जा रहा है, और जैसे ही वो उसको देखने पहुंचते वह गायब हो जाता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती, हेलीकॉप्टर तो बहुत तेज़ी स्पीड से चलता है, तो जैसे ही वो बच्चे बाहर पहुंचते वह गायब हो जाता। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, यानी लेखिका हमें एक और विशेष बात बताने वाली हैं। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। बच्चों, अब लेखिका हमें उस दुकान के बारे में बता रही हैं जिसमें उनका पहला चश्मा बना था। मैं आपको चश्मे से एक बात बताती हूँ, लेखिका को चश्मा लगाना बहुत ही अधिक पसंद है। अगर आप उनकी फ़ोटो देखेंगे तो हर फ़ोटो में उन्हें आप चश्मा लगाते हुए ही पाएंगे। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। लेखिका और उनका चश्मा। बच्चों, आप लोग यह तो जानते ही हो लेखिका को चश्मा लगाना बहुत अधिक पसंद है। तो अब हम देखेंगे लेखिका और उनके चश्मे के बारे में कि लेखिका अपने चश्मे के बारे में क्या बताती हैं, उनके अनुभव क्या कहते हैं। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। यानी जब कभी भी कोई, लेखिका छोटी सी बच्ची थी, जब कभी भी उन्हें कोई चश्मा लगाते हुए देखता तो उनसे पूछता, आँखों में कोई तकलीफ़ है, दूध पिया करो, इस उम्र में चश्मा। तो मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती। तो लेखिका क्या करती थी, जो उन्हें डॉक्टर साहब ने कहा था वह ऐसे ही कह दिया करती थी। डॉक्टर साहब ने देखो क्या कहा था, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर साहब ने उनसे कहा था, कुछ देर अगर चश्मा पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। ऐनक यानी चश्मा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था। आश्वासन यानी पूरा भरोसा दिलवाया था। क्या भरोसा दिलवाया था? लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। यानी डॉक्टर साहब ने यह भरोसा दिलवाया था कि कुछ देर अगर आप चश्मा पहनोगी तो चश्मा उतर जाएगा। लेकिन लेखिका कह रही है वह तो आज तक भी नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा, मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। लेखिका कहती है अगर मेरा चश्मा नहीं उतरा इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। लेखिका यह बता रही है कि उनका जो चश्मा नहीं उतरा उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि वह दिन की रोशनी में तो काम करती नहीं थी, वो रात को टेबल लैंप की रोशनी के सामने काम किया करती थी, जिससे कि आंखों पर जोर पड़ता था और लेखिका का चश्मा कभी नहीं उतरा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। चचेरे भाई यानी चाचा के बेटे ने, देखो देखो कैसी लग रही है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी यानी मैं बुरी तरह से चिढ़ गई। क्यों चिढ़ी? कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा न लगा। वह लेखिका इसलिए चिढ़ गई कि ये लोग मुझ पर इस तरह का शेर क्यों बना रहे हैं। लेकिन जब बाद में लेखिका बड़ी हुई तब उन्हें ये शेर बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में आईने के सामने, आईना यानी कांच या दर्पण के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही,
देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात है, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। यानी लेखिका हमें जो यह बात बता रही है वह तब की बात है जब लेखिका ने शुरू में चश्मा लगाया था। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। लेखिका हमें यह बता रही है कि अब तो चश्मा मेरे चेहरे के साथ इतना अधिक घुल मिल गया है कि अगर मैं चश्मा नहीं लगाती हूँ तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। लेखिका हमें यह बता रही है कि अब मैं बहुत बुजुर्ग हो गई हूँ तो अब मैं अपने सिर पर टोपियाँ लगाना बहुत अधिक पसंद करती हूँ और अब मैंने अपने लिए बहुत सारे रंगों की टोपियाँ इकट्ठी कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका कहती है अब मेरी उम्र बहुत अधिक हो गई है, इसलिए मुझे दुपट्टे ओढ़ने में परेशानी होती है, इसलिए मुझे टोपियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि वह बहुत ही सहज यानी आसानी से पहनी जाने वाली, सहल यानी सुविधाजनक, सुभीते यानी आरामदायक है और वह हिमाचली टोपियाँ लेखिका को बहुत अधिक पसंद है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ बचपन संस्मरण का पार्ट 2 पढ़ा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यह पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप वापस अपना वीडियो देखेंगे, वापस इस पार्ट को सुनेंगे और इसके बाद इसका भाग 3 में हम इस पार्ट के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।